दोस्तों, तो जैसे पिछले क्लास में हम पढ़े थे कृषि का वाणिज्यीकरण के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ड्रेन थ्योरी के बारे में। ये सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो आज इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसका नाम है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये किसके लिए है? ये अंग्रेजों के लिए है। यहाँ भारत से जो धन था वो अंग्रेज क्या करते थे? भारत से धीरे धीरे निष्कासित करके ब्रिटेन लेकर चले जाते थे। इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रेन वेल्थ थ्योरी। किसने दिया था ये? यहाँ लिख लीजिए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये दिया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ही दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। कहाँ दिया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक सभा हो रहा था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक सभा हो रहा था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक सभा हो रहा था और उस सभा का शीर्षक क्या था? इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। इसी में एक सभा हो रहा था और इसी पर भाषण देना था। किसको? दादा भाई नौरोजी को। तो इसी भाषण में उन्होंने क्या किया? इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसमें? इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में। और इस किताब और जो ये भाषण था इसी में, यानी लिख लीजिए, इसी में इन्होंने भाषण दिया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी एक किताब थी और इसी में क्या किया? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। लेकिन उसको प्रकाशित किसमें किया गया? तो इन्होंने तो भाषण दिया किसमें? इसमें, इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में। लेकिन इस जो स्पीच था या फिर जो ये थ्योरी थी धन निष्कासन का, इसको कहाँ प्रकाशित किया गया? पहली बार किस बुक में प्रकाशित किया गया? उस बुक का नाम है प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कितनी किताब है? तो ये दादा भाई नौरोजी की किताब है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किनकी किताब है? दादा भाई नौरोजी की। इसी में सबसे पहले ड्रेन वेल्थ थ्योरी प्रकाशित किया गया। इसी में सबसे पहले ड्रेन वेल्थ थ्योरी प्रकाशित किया गया। इसी में सबसे पहले क्या किया गया? ड्रेन वेल्थ थ्योरी प्रकाशित किया गया। किसमें? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो अब इन्होंने क्यों बोला धन निष्कासन का सिद्धांत? इन्होंने ये क्यों बोला कि भारत से क्या हो रहा है? धन का निष्कासन हो रहा है। तो जब ये भारत में थे, जब ये देख रहे थे अंग्रेजों का, तो जो भी 1858 में जो कि 1858 की क्रांति हुई थी, या क्रांति के बाद जो हड़प नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड थी, जो डलहौजी लाया था, उसके हिसाब से यहाँ लोग क्या करते थे, या फिर जो सहायक संधि थी, वहां पे ये लोग क्या करते थे अंग्रेज कि अपनी सेना रख देते थे राजा के दरबार में। मान लीजिए कि ये क्या है? हैदराबाद क्षेत्र है। हैदराबाद का ये निजाम का एरिया है। तो निजाम ने क्या किया? मान लीजिए अंग्रेज निजाम से सहायक संधि कर लिए। तो ये जो सहायक संधि जब ये अंग्रेज कर लिए किससे? निजाम से। तो ये क्या किए कि अपनी जो सेना है या सेना की जो टुकड़ी है वो यहाँ पे रख देते थे और बोलते थे कि आपको सेना नहीं रखना है,
बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि जो सेना का जो खर्च है वो राजा को देना है। तो दादा भाई नौरोजी ये देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर ये लोग मान लीजिए ये सेना रखेंगे, ये निजाम, तो कैसा सेना रखेंगे, भारतीय सेना रखेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जब ये सहायक संधि अपना लिए तो ये अंग्रेजी सेना रखेंगे, और ये पेमेंट किसको देंगे, अंग्रेजी सेना को देंगे, और अंग्रेजी सेना उस पेमेंट को लेकर कहाँ जाएगी, ब्रिटेन चली जाएगी। तो भारत से धन का निष्कासन कहाँ चला गया, भारत से धन कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। इसीलिए उन्होंने बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निष्कासन हो रहा है। चाहे 1858 में देखिएगा, जो 1858 की क्रांति में जो हम बताए थे, 1857 की जो क्रांति हुई थी, और जो 1858 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम में क्या था कि भारतीय सचिव पद का सृजन किया गया था। उसमें शुरुआत किया गया था किसका, भारतीय सचिव पद का, और उसके सहायक के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और उसका वेतन कहाँ से दिया जाता था, भारत से, होम चार्ज के रूप में। यानी अब हम भारत के लिए सरकार है, तो हम वेतन कहाँ से लेंगे, भारत से लेंगे। तो वो भी क्या था, वो भी अंग्रेजी उस पद पे बैठते थे, बैठते तो अंग्रेज थे, लेकिन वेतन कहाँ से लेते थे, भारत से। इसका मतलब भारत का धन कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। इसीलिए उनको बोला गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी ड्रेन वेल्थ थ्योरी बोला गया। तो धन का बहिर्गमन कैसे कैसे होता था ये देख लीजिए। धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन यानी धन कैसे कैसे बाहर जाता था। तो एक तो हो गया यहाँ सेना का खर्च, सेना का खर्च, सेना का खर्च हुआ या जो भी उनका सामान हुआ, यानी सेना का खर्च, सामान, हथियार, ये सब कहाँ से बन के आते थे, ब्रिटेन से बन कर आते थे। अगर भारत में इसकी फैक्ट्री होती, भारत में प्रोडक्शन होता, तो वो धन कहाँ होता, भारत में ही होता, लेकिन इसका प्रोडक्शन कहाँ होता था, ब्रिटेन में, हथियार ब्रिटेन में। तो लोग कहाँ क्या करते थे, ब्रिटेन से खरीद कर लाते थे, तो पैसा कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। तो एक तो हो गया सेना का खर्च, सामान में या हथियार में, या फिर मान लीजिए गोला बारूद में। इसके बाद भारतीय सचिव और उनके परिषद का वेतन, और उनके परिषद का वेतन, ये भी कहां से दिया जाता था, भारत से दिया जाता था। किसके, होम चार्ज के रूप में। किसको, भारतीय सचिव को और उनके 15 सदस्यीय परिषद को। इसके बाद जो कंपनी के शेयर धारक थे, कंपनी के शेयर धारक, कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, उनको क्या किया जाता था, प्रॉफिट दिया जाता था। तो कंपनी के शेयर धारक को लाभांश, लाभांश दिया जाता था। वो भी लाभांश कहाँ से, कंपनी कहाँ थी, भारत में, तो ऑब्वियसली वो कहाँ का धन होगा, भारत का धन होगा। वो कहाँ जाएगा, ब्रिटेन। तो कंपनी के शेयर धारक को भी कहाँ से पैसा जाता था, भारत से, और वो शेयर धारक कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। तो वो पैसा कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। फिर कुछ अंग्रेजों थे, अंग्रेजों का निजी व्यापार। कुछ अंग्रेज क्या करते थे कि अपना निजी व्यापार करते थे, निजी व्यापार करते थे। तो जब ये निजी व्यापार भी करेंगे तो ये भी धन लेकर कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन ही जाएंगे। इसके बाद कुछ बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे यहां लिख लीजिए, कुछ बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा सबसे पहले किसके पास था, सबसे पहले वारंगल के राजा, इसके बाद प्रतापगढ़ के पास, इसके बाद वहां से मुगल के पास, मुगल के बाद इसके बाद वो शाह सूजा लेकर ईरान में चला गया, सॉरी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद वो कहाँ फिर से आया, मोहम्मद शाह रंगीला के पास। इसके बाद ये अंग्रेज ले गए, यानी ये कहाँ कहाँ घुमा, कोहिनूर हीरा
इसके बाद ये पहले आया वारंगल के राजा के पास, वारंगल के राजा। इसके बाद मुगल के पास। इसके बाद ये कहाँ चला गया, जो ईरानी आकर जो ये नादिर शाह आक्रमण किया था अफगानिस्तान का, नादिर शाह, उन्होंने क्या किया, नादिर शाह के पास। इसके बाद शाह शुजा के पास, शाह शुजा के बाद रणजीत सिंह के पास, रणजीत सिंह के पास, रणजीत सिंह के बाद ये अंग्रेज लेकर चले गए। तो ये तो उतना से नहीं मतलब है, बस इतना याद रखिए ये कोहिनूर हीरा भी लेकर कौन लेकर गए, अंग्रेज। और ये कहाँ से निकला था, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, तो गोलकुंडा की खान से, गोलकुंडा की खान से। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से। तो ये था धन का बहिर्गमन, यानी धन का बहिर्गमन कैसे कैसे हुआ, यानी कैसे कैसे धन भारत से ब्रिटेन गया। तो सेना का खर्च, सामान, हथियार, भारतीय सचिव और उनके परिषद का वेतन, कंपनी के शेयर धारक को लाभांश, अंग्रेजों का निजी व्यापार और कुछ बहुल वस्तुएं, वो भी क्या थी, धनी था। तो भारत पे क्या हुआ, ऋण का कुचक्र बढ़ते गया, यानी भारत में लोग क्या करते थे, ये लोग निवेश भी करते थे ऋण के रूप में, फिर ये लाभांश भी प्राप्त करते थे। जब लाभांश लेंगे, एक तो यहाँ से ऋण भी लिए, फिर लाभांश भी लिए। इसके बाद ये सरकार के हाथ में गया, जो भी यहाँ का गवर्नर जनरल था। इसके बाद ये कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। भारत में निवेश कर नहीं रहे थे, ये इंग्लैंड चला गया। तो ये धीरे धीरे देखिए, ये भारतीय जो भारतीय पैसा था, ये धीरे धीरे कहाँ चला गया, इंग्लैंड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धन का बहिर्गमन, यानी ड्रेन वेल्थ थ्योरी, यानी धन का निष्कासन। जब ये धन का बहिर्गमन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ। तो जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो पहला, भारत से पूंजी क्या हो रही थी, धीरे धीरे भारत से पूंजी, भारत के हाथ से पूंजी क्या हो रही थी, धीरे धीरे निकल रही थी। इसका मतलब पूंजी का संचय नहीं हो पाया, पूंजी का संचय नहीं हो पाया। पूंजी का जब संचय नहीं हो पाया तो इससे क्या होगा, जब ये पूंजी हमारे पास नहीं है, इसका मतलब गरीबी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, गरीबी बढ़ी तो फिर क्या बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, असमानता बढ़ी। जब असमानता बढ़ी तो इसका मतलब अशिक्षा बढ़ी, अशिक्षा बढ़ी। और क्या बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। ये इसका रिजल्ट था। और इसके जो ड्रेन नॉलेज थ्योरी है, एक तो इन्होंने दिया था, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। एक और है आरसी दत्त, इनकी एक किताब है, वो भी लिख लीजिए, आरसी दत्त की एक किताब है। और 1867-68 में जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण किया, ऐसे ही आर्थिक सर्वेक्षण किया। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में इन्होंने एक आर्थिक सर्वेक्षण किया और उसमें बताया पीसीआई, यानी पर कैपिटा इनकम, यानी भारत के पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो बताया था 20 रुपया। कितना है, 20 रुपया है पर कैपिटा इनकम। किसका, भारत का। किसने बताया, दादा भाई नौरोजी ने। कब बताया, 1867-68 में। उन्होंने बताया 1867-68 में पर कैपिटा इनकम कितना है, 20 रुपया है।
एक आरसी दत्त है, इनका भी नाम याद रखिएगा, आरसी दत्त। इन्होंने एक किताब लिखी है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने एक किताब लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनकी किताब है, आरसी दत्त की बुक है। ये पहले भारतीय थे, इनके बारे में लिख लीजिए। ये पहले भारतीय थे जो उसमें अंग्रेज उस टाइम पे क्या होता था कि असिस्टेंट जो भारतीय जो सिविल सेवक होते थे उनको कौन सा पद दिया जाता था, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट का। तो ये पहले भारतीय थे जो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट से डिवीजन कमिश्नर बने थे। डिवीजन कमिश्नर बने थे, ये पहले भारतीय थे। और इन्होंने क्या बताया, जो डेनवेल्थ था, यानी जो धन का निष्कासन था, इन्होंने क्या बोला अंग्रेजों के बारे में कि ये जो विदेशी लुटेरे हैं उससे भी ये खतरनाक है। अंग्रेजों को इन्होंने क्या कहा, इनका कथन क्या है कि ये विदेशी लुटेरों से भी खतरनाक है। किसके बारे में बोला, अंग्रेजों के बारे में आरसी दत्त ने कहा। ये आरसी दत्त का कथन है, आरसी दत्त का कथन है। दादा भाई नौरोजी का क्या कथन है, दादा भाई नौरोजी का, इनका जो धन निष्कासन को बताया, इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट बोला है। इन्होंने क्या बोला है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। तो ये था डेनवेल्थ थ्योरी के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारतीय उद्योग का पतन कैसे हुआ, या फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।